गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से क्लास 12th में हिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक। महाजनपद काल इसमें हम पढ़ेंगे। महाजनपद स्टार्ट होता है 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक का समय हम इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन और महाजनपद, इन दोनों के बीच में एक और सभ्यता या एक और काल आता है, जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। अब वैदिक सभ्यता, वैदिक काल किसे कहते हैं? तो यह वह काल था जिसमें वेदों की रचना की गई थी। जिस काल में वेदों की रचना की गई थी उस काल को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इस वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक ऋग्वैदिक काल, जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं, और एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी और इसका जो समय था वो समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अब उत्तर वैदिक काल की बात आती है। उत्तर वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना हुई थी और इसका जो समय था, इसका समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये हमने बात की वैदिक सिविलाइजेशन की। अब हम बात करेंगे महाजनपद की, लेकिन इसे हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपका टॉपिक 1 लेकर चलते हैं, जिसका नाम है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। यहां पर प्रिंसेप से अर्थ है एक व्यक्ति जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो हमारे भारत आए थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये भारत आए थे तो यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ऐसा नहीं कि अशोक के अभिलेखों को पहले और किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा भी था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, उनका अर्थ नहीं निकाल सके। तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने अब अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। अब ये बात 1837 ईस्वी की है, और जबकि अशोक के अभिलेखों को खोजने का जो कार्य था वो किया था टिफेन थेलर ने 1750 ईस्वी में। चलिए, ये बात हुई जेम्स प्रिंसेप की। अब बात करते हैं हम प्रियदर्शी की। प्रियदर्शी क्या था? तो प्रियदर्शी का मतलब होता है एक ऐसा राजा या एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मुखाकृति बहुत मनोहर होती है, अर्थात उसका जो मुख होता है वह मुख मन को हरने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी जो शब्द लिया गया है, यह शब्द लिया गया है अशोक के लिए। अब बात आई, हमने प्रिंसेप पढ़ा, प्रियदर्शी पढ़ा, अब इनके बीच हमने एक शब्द काम लिया था, इसका नाम था अभिलेख। अब अभिलेख किसे कहते हैं? तो देखिए, अभिलेख यदि साधारणतः हम उसका अर्थ निकालें तो खोदना या खोद कर लिखना या उत्कीर्ण कराकर लिखना क्या कहलाएगा? अभिलेख। किस पर? तो देखिए, धातु, पत्थर या किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराए गए या खोदे गए पठन सामग्री को जो बाद में पढ़ने योग्य होती है उसे कहा जाता है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख के बारे में हमने पढ़ा। अब फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हुआ, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। आपका टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रारंभिक राज्य। और प्रारंभिक राज्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। अब पहली बात ये आती है कि महाजनपद थे क्या? तो महाजनपद जो थे, ये महाजनपद जनपद से मिलकर बने थे। तो जनपद क्या है? तो जनपद, देखिए, जनपद को यदि हम डिवाइड करते हैं जन प्लस पद, जन माने होता है लोग और पद माने होता है पैर। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पैर जहां पड़े, अर्थात लोग जहां आकर रहने लगे, उस स्थान को कहा जाता था जनपद। और जनपद छोटे होते थे तो जनपदों को मिलाकर क्या बनाए, बहुत सारे जनपदों को मिलाकर बनाया गया था महाजनपद। और उस समय महाजनपदों की संख्या थी 16। कब? जब हमारा भारत एक उपमहाद्वीप था, उस समय 16 महाजनपद थे। अब यदि हम वर्तमान के हिसाब से लेकर चले तो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में हमारा 16 राज्य थे। महाजनपदों को हम राज्य की संख्या दे सकते हैं और जनपदों को हम जिले की संख्या दे सकते हैं। तो महाजनपद 16 थे। तो इस बात की जानकारी हमें किन से मिलती है? तो 16 महाजनपद थे, इस बात की जानकारी हमें मिलती है 2 प्रमुख ग्रंथों से, एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ था जिसका नाम था भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब 16 महाजनपदों में काशी, वज्जी, वत्स, ऐसे काफी 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों की राजधानियां थी। अब बात आती है कि 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी? तो यहां पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी 16 महाजनपदों में। कई महाजनपद तो राजतंत्रात्मक थे और कई महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। अब बात आती है राजतंत्रात्मक किसे कहते हैं? तो राजतंत्रात्मक वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें एक राजा शासन करता है और जिसका जो पद होता है वह वंशानुगत पद होता है। वंशानुगत का मतलब कि वह राजा
उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा वह उसकी फैमिली से ही बिलोंग करेगा। लेकिन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा नहीं है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि जहां पर लोगों के द्वारा वहां का राजा चुना जाता है, और यदि वह शासन करता है ठीक है, यदि वह शासन सही नहीं करता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है और नए राजा को इलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं पहले महाजनपदों में थी। अब बात आती है कि ये जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों में सबसे प्रमुख महाजनपद कौन सा था? तो सबसे प्रमुख महाजनपद था इसमें मगध। मगध महाजनपद, जिसे हम आधुनिक बिहार कह सकते हैं। और उस समय मगध की, देखिए मगध की जो राजधानी थी वह मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से थी पहले राजगृह और राजगृह से पहले थी गिरिब्रज। तो प्रारंभिक राज्य में आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है जिसका नाम था 16 महाजनपद। अब सेकंड पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं जिसका नाम है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। मगध के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो मगध प्रेजेंट में वर्तमान में जो बिहार क्षेत्र या राज्य है वो पहले मगध कहलाता था। मगध की पहले सबसे पहले राजधानी थी गिरिब्रज, उसके बाद राजगृह और उसके बाद बनी थी पाटलिपुत्र। इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये जो मगध था, इस मगध में जो सबसे पहले साम्राज्य का उदय हुआ था वह साम्राज्य था हर्यक वंश। कई इतिहासकारों के अनुसार क्या है कि हर्यक वंश से पहले भी एक और वंश था जिसका नाम था बृहदत्त वंश, और बृहदत्त वंश में ही मगध की राजधानी को गिरिब्रज बनाया गया था। लेकिन अधिकतर इतिहासकार ये कहते हैं कि सबसे पहला जो वंश मगध में आया था वह वंश था हर्यक वंश। और हर्यक वंश के बारे में यदि हम देखते हैं तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ा दिया था, एक्सपेंशन बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया था। बिंबिसार के बाद इसका पुत्र अजातशत्रु राजा बनता है, और अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता। पितृहंता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके राज सिंहासन को प्राप्त किया था। अजातशत्रु के बारे में यह कहा जाता है कि इसके समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और कहां पर? राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वह राजा था जिसने दो प्रकार के हथियारों का उपयोग किया था, एक रथमूसल और एक महाशिलाकंटक। रथमूसल किसे कहते हैं? जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का जो रथ था, जो आगे चक्र सा लगा रहता है और शत्रु सेना को काटते हुए चला जाता है, वह था आपका रथमूसल। इसके अलावा यदि महाशिलाकंटक की बात करें तो महाशिलाकंटक में क्या था कि एक बहुत बड़े पत्थरों को प्रहार के द्वारा फेंका जाता था। मतलब एक उपकरण, एक यंत्र था जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे और उनको शत्रु सेना के ऊपर फेंका जाता था। इसे बोला जाता महाकंटक। तो इन दोनों हथियारों का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। चलिए ठीक है। इसके बाद अजातशत्रु बाद राजा बनता है उदयन। अब इसे भी क्या कहा जाता है? इसे भी पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने भी अपने पिता की हत्या करने के बाद राज सिंहासन प्राप्त किया था। लेकिन उदयन के बारे में यह कहा जाता है कि ये उदयन था जिसने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। आज जो पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना कहते हैं गुजरात में, इस नगर की स्थापना का श्रेय जाता है उदयन को। उदयन जो अजातशत्रु का पुत्र था, इसने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो देखिए, मगध की जो पहली राजधानी थी वो गिरिब्रज, वह किस वंश में थी? बृहदत्त वंश में। इसके बाद राजगृह बनी थी, वह राजगृह किसके शासनकाल में बनी थी? बिंबिसार के शासनकाल में। और पाटलिपुत्र जो बनी थी वह पाटलिपुत्र बनी थी उदयन के शासनकाल में। इस वंश का जो लास्ट रूलर था वह था नागदशक, और नागदशक की हत्या करके एक व्यक्ति जिसका नाम था शिशुनाग, इस शिशुनाग नामक व्यक्ति ने एक नए वंश की नींव डाली जिसका नाम था शिशुनाग वंश। अब इस शिशुनाग वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।